मई 1988। अमृतसर, पंजाब। सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल एक बार फिर संकट में था। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हालात अभी पूरी तरह सामान्य भी नहीं हुए थे कि खालिस्तानी आतंकियों ने फिर से मंदिर परिसर में डेरा जमा लिया। मंदिर के अंदर आतंकी कमांडर सुरजीत सिंह पंटा अपने हथियारबंद साथियों के साथ मौजूद था। अपने सैकड़ों हथियारबंद गुर्गों के साथ सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा था। उन्होंने पूरे परिसर को एक मजबूत ठिकाने में बदल दिया था। इसी दौरान मंदिर के आसपास की गलियों में एक नया रिक्शा चलाने वाला आदमी दिखाई देने लगा। दुबला पतला और साधारण सा दिखने वाला ये आदमी दिन भर सवारियां ढोता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के गेट, अंदर बाहर आने वाले लोगों और सुरक्षा व्यवस्था पर रहती थीं। अंदर बैठे आतंकी जो हर वक्त मौत के खौफ में रहते थे, किसी भी अजनबी पर तुरंत शक करते थे। जल्द ही उनकी बाज जैसी नजरें इस नए रिक्शा वाले पर पड़ गईं। उन्हें लगा कि यह पुलिस का कोई नया इन्फॉर्मर है। एक रात एक सुनसान गली में उसे कुछ हथियारबंद आतंकियों ने घेर लिया। कौन है तू? पुलिस का कुत्ता, एक आतंकी ने गुर्राते हुए कहा। मौत सामने खड़ी थी। एक आम इंसान होता तो शायद रहम की भीख मांगता या डर के मारे कांपने लगता। दरअसल वो कोई आम रिक्शा चालक नहीं था। वो भारतीय खुफिया एजेंसी का अंडरकवर एजेंट अजीत कुमार डोभाल था। 1980 के दशक का वो दौर जब पंजाब जल रहा था। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार ने खालिस्तानी आतंकवादियों को मंदिर परिसर से निकाल फेंका था, लेकिन उसकी कीमत देश को बहुत भारी चुकानी पड़ी थी। वो एक कन्वेंशनल मिलिट्री इंटरवेंशन था जिसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पवित्र अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा। उसके बाद हालात और संवेदनशील हो गए थे। मंदिर को हुए नुकसान की वजह से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई थीं और आतंकियों ने इसी माहौल का फायदा उठाकर अपनी गतिविधियां फिर से बढ़ा दी थीं। उस एक ऑपरेशन ने आतंकवाद को खत्म करने के बजाय उसे एक नई और भी ज्यादा खतरनाक आग दे दी थी। 1986 तक कुछ आतंकी गुटों ने गोल्डन टेम्पल में फिर से ठिकाना बना लिया और वहीं से अपनी गतिविधियां चलाने लगे। आतंकियों ने मंदिर के अंदर से अपनी एक पैरेलल सरकार चलानी शुरू कर दी थी। पंथी कमेटी नाम के एक कट्टरपंथी गुट ने खुलेआम भारतीय राज्यसत्ता को चुनौती दे दी थी। पंजाब में उस समय टारगेटेड किलिंग, धमकी और हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही थीं। सरकार ने पहले भी एक कार्रवाई करके मंदिर को खाली कराया था, लेकिन आतंकियों का नेटवर्क खत्म नहीं हुआ था। 1988 की शुरुआत तक उन्होंने दोबारा गोल्डन टेम्पल में कब्जा कर लिया और इस बार उनका नेतृत्व सुरजीत सिंह पंटा कर रहा था। पंटा ने गोल्डन टेम्पल को सिर्फ एक छिपने का अड्डा नहीं, बल्कि एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया था। पंटा ने ये अफवाह फैला दी थी कि मंदिर परिसर में जगह जगह विस्फोटक लगाए गए हैं। उसका मकसद सरकार को दबाव में लाना था, ताकि कोई बड़ी कार्रवाई करने से पहले प्रशासन कई बार सोचे। दिल्ली में इस स्थिति को लेकर लगातार बैठकें हो रही थीं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मंदिर के अंदर की सही जानकारी किसी के पास नहीं थी। इसी दौरान अजीत डोभाल ने प्रस्ताव रखा कि अगर अंदर की जानकारी चाहिए तो किसी को अंदर जाकर हालात समझने होंगे। बाहर बैठकर हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, डोभाल ने कहा। मैं जाऊंगा। कुछ समय बाद वो अमृतसर पहुंचे और रिक्शा चालक का भेष बनाकर मंदिर के आसपास रहने लगे। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के आसपास की तंग भीड़भाड़ वाली गलियां श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से खचाखच भरी थी। वो धीरे धीरे इलाके की गतिविधियों को समझने लगे और आतंकियों की नजरों में भी आ गए। सुरजीत सिंह पंटा के गुरों को हर अजनबी पर पुलिस का इन्फॉर्मर होने का शक होता था और जल्द ही उनकी नजर अजीत डोभाल पर पड़ गई। तकरीबन 10 दिनों तक मौत के साथ आंख मिचौली का ये खेल चलता रहा। डोभाल जानते थे कि उन पर नजर रखी जा रही है। वो चाहते थे कि आतंकी उन पर शक करें। वो चाहते थे कि आतंकी खुद चलकर उनके पास आए, और 10वें दिन वही हुआ। अंधेरी गली में डोभाल को कुछ हथियारबंद आतंकियों ने घेर लिया।
बंदूकों की नाल उनकी कनपटी पर टिका दी गई। उन्हें गालियां दी गई, धमकाया गया। उन्हें लगा कि उन्होंने पुलिस के एक और छोटे मोटे इन्फॉर्मर को पकड़ लिया है, जिसे वो अभी दर्दनाक मौत दे देंगे। लेकिन डोभाल ने डरने या रहम की भीख मांगने के बजाय एक ऐसी चाल चली जिसने आतंकियों के होश उड़ा दिए। उनसे पूछताछ की। उस समय डोभाल ने काई का आदमी बताया और कहा कि उन्हें सीमा पार से उनकी मदद के लिए भेजा गया है। आतंकियों को उनकी बात पर भरोसा हो गया और उन्हें अपने कमांडर सुरजीत सिंह पंटा के सामने ले जाया गया। एक क्रूर और चालाक आतंकी था। उसने डोभाल से घंटों तक पूछताछ की, लेकिन डोभाल डरे नहीं। पाकिस्तान में बिताए गए अपने 7 सालों के तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए डोभाल ने पंटा के सामने आईएसआई के ऐसे अंदरूनी राज, कोडवर्ड्स और पाकिस्तान की राजनीति की ऐसी बारीक बातें रखी जो कोई आम हिंदुस्तानी जान ही नहीं सकता था। पंटा को यकीन हो गया कि उसके सामने जो शख्स बैठा है वो वाकई में पाकिस्तान से आया उनका दोस्त है। पंटा इस वक्त बुरी तरह से डरा हुआ था। बाहर सीआरपीएफ का घेरा कसता जा रहा था और उसे किसी भी तरह की बाहरी मदद की सख्त जरूरत थी। उसने डोभाल का स्वागत किया और उसे अपने इनर सर्कल में शामिल कर लिया। अगले कुछ दिन डोभाल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। इसके बाद डोभाल को कुछ समय तक मंदिर परिसर के अंदर रहने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने आतंकियों की संख्या, उनके हथियार और उनकी पोजीशन के बारे में अहम जानकारी जुटाई। लेकिन डोभाल अपना काम कर रहे थे। पंटा ने डोभाल को वो बम दिखाए जिनके दम पर वो भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहा था। डोभाल ने बमों का मुआयना किया और तभी उन्हें वो जानकारी मिली जिसने इस पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी। बम असली नहीं थे, वो नकली बम थे। सुरजीत सिंह पंटा ने सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए सिर्फ एक अफवाह उड़ाई थी। उसके पास मंदिर को उड़ाने लायक कोई हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव था ही नहीं। यह एक ब्लफ था। डोभाल ने इसके अलावा भी बहुत कुछ देखा। उन्होंने आतंकियों की सही संख्या का पता लगाया, जो कि करीब 200 तक थे। उनके हथियारों की गिनती की। कितनी AK-47 है, कौन सा हथियार कहां रखा है। उन्होंने पूरे मंदिर परिसर का दिमाग में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया कि कौन सा आतंकी किस मोर्चे पर खड़ा है, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं और कमजोर कड़ियां कौन सी हैं। उन्हें यह भी पता चला कि जिन बमों की बात कही जा रही थी वे असल में असली विस्फोटक नहीं थे, बल्कि सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई एक अफवाह थी। कुछ दिनों बाद मौका देखकर डोभाल मंदिर से बाहर निकल आए और उन्होंने सीधा रुख किया उस सीक्रेट कमांड पोस्ट की तरफ जहां पंजाब पुलिस के सुपर कॉप डीजीपी के PS गेल और NSG के टॉप कमांडर बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। डोभाल ने टेबल पर एक खाली कागज खींचा और अपनी गजब की मेमोरी के दम पर पूरे गोल्डन टेम्पल का एक सटीक नक्शा बनाया। डोभाल ने उस नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, पंटा के पास मंदिर को उड़ाने लायक कोई बारूद नहीं है, बम नकली है, यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ब्लफ है। कमरे में मानो एक भारी बोझ उतर गया, जिस म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन के डर से दिल्ली के हाथ पैर बंधे हुए थे। डोभाल ने उस डर को जड़ से उखाड़ फेंका था। डोभाल ने आगे कहा, अंदर करीब 200 आतंकी हैं। उनकी पोजीशन परिक्रमा के ईस्टर्न और सदर्न टेरेसेस पर ज्यादा मजबूत है। अगर हम उन्हें सटीक स्नाइपर फायर से पिन डाउन कर दें तो वो खुद घुटने टेक देंगे। इसके बाद गिल ने NSG कमांडर की तरफ देखा और कहा, शिकार अब पिंजरे में है और पिंजरे का ताला हमारे पास है। इसके बाद मई 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 शुरू किया गया। KPS गिल बाहर से पुलिस फोर्स का नेतृत्व कर रहे थे। NSG के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के 1000 कमांडो एक्शन में आ चुके थे। लेकिन इस बार कोई अंधी फायरिंग नहीं हुई। इस बार रणनीति अलग थी। रणनीति थी थका कर मारना। मंदिर परिसर को चारों तरफ से घेर लिया गया और स्नाइपर्स को आसपास की ऊंची इमारतों पर तैनात किया गया। इनमें सबसे अहम था एक 300 फुट ऊंचा पानी का टैंक, जहां से मंदिर के अंदर का पूरा आंगन साफ नजर आता था। NSG के पास जर्मनी की बनी हाईटेक हेकलर एंड कोच PSG-1 स्नाइपर राइफल्स थीं, जिनमें नाइट विजन स्कोप लगे थे। जैसे ही कोई आतंकी कवर से बाहर निकलने की कोशिश करता,
स्नाइपर की एक सटीक गोली उसे वहीं ढेर कर देती। आतंकियों की पूरी डिफेंस लाइन पैरालाइज हो चुकी थी। उसी समय बाहर से मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू कर दिया गया। मंदिर की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई। भीषण गर्मी में आतंकी प्यास से तड़पने लगे। लाउडस्पीकरों पर लगातार घोषणाएं की जा रही थीं कि वह सरेंडर कर दे। लगातार दबाव और चेतावनी के बाद 18 और 19 मई को करीब 200 आतंकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 41 आतंकी मारे गए, जिनमें सुरजीत सिंह पंटा भी शामिल था। लेकिन उसने खुद साइनाइड खा अपनी जान दे दी। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत ये थी कि एनएसजी का एक भी कमांडो शहीद नहीं हुआ। आम नागरिकों की कोई जान नहीं गई। इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि इसमें मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बार पूरा ऑपरेशन मीडिया के कैमरों के सामने हुआ था, ताकि आतंकीवाद में मंदिर की बेअदबी का कोई झूठा प्रोपेगेंडा न फैला सके। अजीत डोभाल की इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें बाद में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर आपको अजीत डोभाल की जाबाजी और कूटनीति की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।